तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टमाटर की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण उपाय। कलम तकनीक द्वारा नींबू की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। सूखे फूलों से नए उत्पाद बनाने पर जानकारी। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में टमाटर की फसल लगाकर किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के डुल्ला गांव में इन दिनों टमाटर की फसल पकने की तैयारी पर है, लेकिन इस समय इस फसल पर कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। ऐसी एक समस्या से परेशान है हमारे किसान निधिया राय। तो आइए जानते हैं उनकी समस्या को उन्हीं से, और इसी विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। हमारे प्रदेश में टमाटर की खेती का महत्वपूर्ण स्थान है और यह फसल भारत में लगभग हर प्रांत में उगाई जाती है, जिसमें से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व अन्य कई राज्य प्रमुख हैं। टमाटर के प्रयोग के बिना हर व्यंजन अधूरा सा ही लगता है, इसीलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसीलिए प्रदेश के अधिकतर किसान भाई हर मौसम में इसकी खेती करने लगे हैं। इन्हीं किसानों में से एक है हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के गांव डुल्ला में रहने वाले किसान निधिया राम। यह एक हाथ से अपंग होने के बावजूद दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। इन दिनों इनके खेतों में टमाटर की फसल बिल्कुल पकने की कगार पर है, परंतु उनकी फसल में भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो आइए मिलते हैं किसान निधिया राम से और जानते हैं उनकी समस्याओं को। परेशानी बड़ी है, मतलब बांदर ना आ जाते वो खाई जाते। अच्छा, फिर बस ज्यादा बांदर ही करते तंग जी। अच्छा, जब बीमारी पे या तो पता लगता नहीं, अच्छा, या कोई दस है या जिसको पता है वो दस है, ता पता लगनी फलानी बीमारी है। आज तो देखने सूखी गया बूटा, हाँ ये सूखी गया, क्या हुआ कोई पता नहीं है। ता जिसको नॉलेज है भैया काम करना तो ता पर बीमारी हटती है। हाँ जी, तो किसी ने बताया नहीं। अब सवेरे 6 बजे कर लेगी तो संजय 6 बजे तक। किसान भाइयों, अभी आपने उनकी समस्याओं के बारे में देखा और जाना। अब आइए बात करते हैं टमाटर की फसल में लगने वाले रोग अगेती झुलसा व पछेती झुलसा के बारे में। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं, फलों पर काले एवं भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और फल सड़ जाते हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.25% प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर 3-4 बार छिड़काव करना चाहिए। फल सड़न यह टमाटर की फसल में लगने वाला घातक रोग है। इसके प्रभाव से फलों पर पीले व भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा फल सड़ने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए 0.25% मैंकोजेब का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से फसल को बचाया जा सकता है। टोबैको मोजेक विषाणु रोग से प्रभावित पौधे के फल व पत्तियां चितकबरे रंग के दिखाई देने लगते हैं
और फलों का आकार छोटा हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगी पौधों को नष्ट कर देना चाहिए तथा पौधों पर 0.25% मैंकोजेब का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि टमाटर के पौधे में जिनके बीजाणु या जीवाणु जो है ज़मीन में जनित रहते हैं, और जैसे ही वो पौधे के जो हिस्से हैं, पत्ते हैं या फल हैं, उनके संपर्क में आते हैं तो विभिन्न तरह की बीमारियों को वो पैदा कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टमाटर के पौधे में अगेता झुलसा की मार पड़ रही है, जिससे कि पत्ते सूख रहे हैं, क्योंकि ये पत्ते बिल्कुल ज़मीन के साथ संपर्क में है। जैसे ही जो कोई पानी का छींटा पड़ता है, उसका बीजाणु जो है इस पत्ते के संपर्क में आने पे उसमें बीमारी छोड़ देता है। किसान भाइयों, फसल के दौरान कुछ एक पौधे सूख जाते हैं, खासकर ये पौधे बरसात में जब पानी बहुत रुक जाता है खेतों के बीच में, तब बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये भी, इनके बीजाणु भी ज़मीन में जनित होते हैं। खासकर ये बीमारियां वहाँ पनपती हैं जहाँ पानी की निकासी का पूर्ण प्रबंध ना हो और पानी खड़ा हो, और कई सालों से हम दोबारा एक ही फसल को हम ले रहे हैं, टमाटर को एक ही खेत में हम लगा रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि खेत में पूर्ण निकासी, पानी की निकासी का प्रबंध हो। हमें फसल चक्कर भी उन फसलों के साथ करना चाहिए, ये बीमारियां उन पे अपना प्रकोप ना छोड़े। किसान भाइयों, हमें इस रोग से बचने के लिए मिट्टी की जांच भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो रोग है, अगर एक पीएच होता है, अगर 0 से 14 जिसकी रेंज होती है, अगर वो एसिडिक रेंज में है, मतलब 7 से अगर 6 है अगर पीएच, तो ये रोग ज़्यादा पनपता है। तो इसका हमें जांच करा लेनी चाहिए, और उसके जांच के हिसाब से हमें चूने का पाउडर हम खेत में डालते हैं, ताकि पीएच को हम 7 की तरफ ले जाएं। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टमाटर की काश्त करते हुए हमें नीचे ज़मीनी सतह से 20 सेंटीमीटर तक जो है पत्ते निकालने चाहिए, क्योंकि इन पत्तों के निकालने से हम जो ज़मीन में जनित बीमारियों के बीजाणु हैं, बरसात के मौसम में बरसात का छींटा पड़ता है तो ये बीजाणु इन पत्तों व फलों पे चिपक जाते हैं और बीमारी पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम नीचे के जितने भी पत्ते हैं वो उनको अच्छी तरह निकाल दें, सफाई से पौधे को आगे को बढ़ाएं। अगर ये रोग आ रहा है तो हम इस रोग के बचने के लिए ब्लाइट टॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का, जैसे 3 ग्राम प्रति लीटर के घोल का हम पौधे के जड़ों के पास उसके सिंचाई कर सकते हैं। पर ये एक पूरा इसका निदान नहीं है, पर कुछ हद तक ये इस रोग को बचा सकता है। इंडोफिल M45 जो मैंकोजेब नाम के एक केमिकल होता है, जो इंडोफिल के नाम से भी बिकता है, डाइथेन M45 के नाम से भी बिकता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा 35 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर में रहती है। इसके साथ जीवाणु रोगों के बचने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की एक दवाई आती है, इसका 1.5 ग्राम प्रति 15 लीटर में हम इस्तेमाल करते हैं। इन दवाइयों को दोनों को मिलाकर भी हम विभिन्न प्रकार के फफूंद व जीवाणु जनित रोगों के उपचार में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक दवाई है ब्लाइटॉक्स, जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं, उसका हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 40 से 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के घोल में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बरसात में ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जितने भी हम फफूंदनाशक, खासकर नॉन सिस्टमिक फफूंदनाशक करते हैं, उसमें स्टिकर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बरसात होती है तो ये दवाइयाँ धुल जाती है, उसमें स्टिकर लगाने से ये दवाइयाँ उसमें चिपकी रहती है। इन दवाइयों के इस्तेमाल के साथ साथ हम, जैसे टमाटर में सड़न रोग, फल सड़न रोग लगता है, या शिमला मिर्च में फल सड़न या रूट रॉट रखता है, उसके लिए रीडोमिल MZ नाम की एक दवाई है, इसका भी हम 35 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर में इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न कीटनाशक, जैसे रस चूसने वाले कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई का हम 15 ml प्रति 15 लीटर में घोल में हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेक्स या डेसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पत्ते काटते हैं या फल में छेद करते हैं, उसके लिए डेसिस या प्रोफेक्स का उपयोग अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इन सब सावधानियों को ध्यान में रखकर उपचार करेंगे तो अवश्य ही इन रोगों से बचाकर अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
अपने हरियाणा में बहुत सारे किसान भाइयों के नींबू और अमरूद के बगीचे हैं। कुछ किसान नए बगीचे भी लगा रहे हैं। किसान, यदि आप नींबू या अमरूद के नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो इन फल वृक्षों में गूटी बांधने का उचित समय है। परंतु ये कार्य करते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर राघवेंद्र पुरवाल से। पौधे आमतौर पर बीज द्वारा और कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, कलकानी जैसे अपन कहते हैं, या चश्मा चढ़ाना आम भाषा में कहते हैं, उस द्वारा तैयार किए जाते हैं। बीज द्वारा पौधे जो तैयार होते हैं वो बीज से तैयार करते हैं, और उसमें जो फल के पौधे तैयार होंगे वो अपने काफ़ी समय के पश्चात फल उत्पादन देते हैं। लेकिन अगर अपन बडिंग, कलम द्वारा, कलकायन द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा पौधे तैयार कर रहे हैं तो वो लगभग 3 से 4 साल में फल देना प्रारंभ कर देते हैं। आज अपन गूटी बांधने के बारे में चर्चा करेंगे। इसे वायवीय दाब कलम गूटी कहते हैं। इसके लिए जो फल पौधे जिनमें की जाती है वह नींबू, चीकू, जैसे आप देख रहे हैं इधर अमरूद में आराम से अपन कर सकते हैं। तो इसका जो गूटी बांधने का समय है वह उचित समय है जुलाई का, जब वर्षा प्रारंभ होती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि बरसात गूटी बांधने के 2-3 दिन तक नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले जो इसमें तैयारी अपन करेंगे वह आवश्यकता पड़ती है उसकी चीज़ की, वह है मॉस घास। ये आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगी। इसे आप ले लें और इसको रात भर भिगोना है। ये अपने वजन से लगभग दुगना पानी मॉइस्चर को ग्रहण कर लेती है। इससे क्या होगा, जब अपन गूटी बांधेंगे तो उसमें लंबे समय तक नमी रहेगी और जड़ों को बढ़ने में सहायता मिलेगी। अब जिस पौधे पर अपने को गूटी बांधनी है उसमें शाखा को आप देखें और पेंसिल के आकार की मोटाई वाली शाखा को आप चुनें। फिर लगभग आधा फीट की दूरी पर 1-1 इंच का चीरा लगाना है, और 1 इंच का चीरा लगाने के बाद उसकी जो छाल है केवल हटानी है, लकड़ी की जो हिस्सा है वो करना नहीं चाहिए। अब मॉस घास में अगर जड़ का आपको जल्दी उत्पादन करना है तो उसके अंदर आप रूटेस सेरेडेक्स पाउडर आता है, उसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से उसमें मॉस में आप पानी के साथ मिला दें, तो उससे क्या होगा कि जड़ का बढ़वार अच्छी होगी। अब जैसा कि आपने देख रहे हैं कि मॉस घास को आपको जो 1 इंच का चीरा काटा है उसके चारों तरफ लपेट कर, फिर जो प्लास्टिक की सीट है, प्लास्टिक का पूरा गट्टा आता है, उस थैली की टेप को आपको पूरे उस पर हिस्से पे लपेट देना है, और उसके बाद दोनों तरफ से आपको धागे से कस के बांध देना है, जिससे क्या है कि ये जो नमी है वह उड़कर ना जा पाए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, अगर आपको लगता है कि नमी कम हो गई है तो जो डॉक्टर की सुई आती है, इंजेक्शन की सुई आती है, उसमें पानी से सिरिंज भर के और सुई से आप अपने को पानी को उसको अपन दे सकते हैं। लगभग 1-1.5 महीने बाद इसमें जड़ दिखने लग जाएगी, और जब आपको लगे कि अब जड़ काफ़ी मात्रा में दिख रही है तब इसको आपको नीचे से काट के और उसको ज़मीन में या थैली में लगा देना है। जब इसके अंदर फुटान हो जाए और पौधा लगे कि आपको सही उत्पादन इसका बढ़वार होने लगी है, तब आप इसको पौधे को कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। बूटी का जब अपन लगा रहे हैं तो उस थैली को ज़रूर हटाना है। थैली में हटाने के बाद जो आपने प्लास्टिक की थैली बांधी है उस थैली को हटाकर ही लगाना है। और इससे पहले अगर आप इसको बेबिस्टीन से 1 लीटर पानी में 2 ग्राम प्रति बेबिस्टीन की मात्रा को घोल के उससे उपचारित कर देंगे तो उसमें फफूंदी जनित रोग लगने की संभावना कम रहेगी। इस प्रकार से विभिन्न पौधे तैयार कर सकते हैं। चीकू है, नींबू है, आपके ऑर्नामेंटल जो सजावटी पौधे होते हैं, रबर प्लांट है, और भी कई पौधे जिसमें आप सोच सकते हैं फाइकस के हैं पौधे, बरगद वगैरह के हैं। तो इससे आप सजावटी पौधे भी तैयार कर सकते हैं, फलदार पौधे भी गूटी द्वारा तैयार कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये फल उत्पादन में जल्दी से आ जाते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां, और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर, और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत। थोड़ा और करीब चलिए
महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। फूलों की सुंदरता को काफी समय तक बरकरार रख पाना संभव नहीं है। हालांकि ड्राई फ्लावर्स तकनीकी द्वारा हम फूलों को विभिन्न तकनीकों में सुखाकर तरह तरह के उत्पाद भी बना सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों को सुखाकर कैसे बनाएं नए उत्पाद जिससे आपको अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके, इसी विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशवंत राव परमार, उद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन की एक वैज्ञानिका डॉक्टर भारती कश्यप। फूलों की सुंदरता को काफी समय तक बरकरार रख पाना संभव नहीं है। हालांकि ड्राई फ्लावर्स तकनीक द्वारा हम फूलों को विभिन्न तकनीकों से सुखाकर तरह तरह के उत्पाद बना सकते हैं। आज हम देखें तो विश्व भर में भारत से 70% ड्राई फ्लावर्स का निर्यात किया जा रहा है, जबकि भारत में इसे इतना महत्व नहीं दिया जा रहा। इसी को देखते हुए विभाग द्वारा एक प्रोजेक्ट के तहत सुखाई जाने वाली विभिन्न तरह की फसलों को अलग अलग विधियों द्वारा सुखाकर कई मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स, फाइल कवर, फ्लावर अरेंजमेंट, पॉट पॉरी व अन्य कई आकर्षक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इस विषय पर पूर्ण जानकारी दे रही हैं डॉक्टर यशवंत राव परमार, औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय सौंदर्य विभाग की वैज्ञानिका डॉक्टर भारती कश्यप। फूलों को सुखाने के लिए बहुत सारी व्यावसायिक फसलें हैं, जैसे पेपर फ्लावर, ब्रैक्टिएंथा, स्टेटिस, लेगुरस, ब्रीजा, ब्रोमस, हाइड्रेंजिया इत्यादि। ये सारी वही फसलें हैं जिन्हें हम आपने देखा विभिन्न प्रकार के उत्पादों में हम प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें आप सीधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विभिन्न तरह से रंग प्रदान करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ड्राइड फ्लावर्स के लिए जो इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें, उसमें ना सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स है बल्कि आपके वनों घाटियों में बहुत सारी इस तरह की घास है, फर्न है, कोन इत्यादि हैं जिन्हें हम कश्तियाँ भी कहते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों को सुखाने की वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से प्रेस ड्राइंग एक है। प्रेस ड्राइंग के लिए हमें इस तरह की हर्बेरियम प्रेस चाहिए होती है, जो कि लकड़ी के 2 अलग अलग फट्टे हैं। प्रेस ड्राइंग के लिए जो भी आपको फूल या पत्ते सुखाने हैं, पहले उन्हें इस तरह से अच्छी तरह से ब्लॉटिंग शीट पे डाल देते हैं, फिर इसे हर्बेरियम प्रेस पर रखते हैं। इसके बाद और ब्लॉटिंग शीट लगाते हैं ताकि इसकी नमी इसमें अच्छी तरह से समा जाए, और उसके बाद हर्बेरियम प्रेस को बंद कर देते हैं और लगभग 1 सप्ताह के लिए हम इसे बंद करते हैं, लेकिन बीच में खोल के देख लेते हैं ताकि कोई भी पौधे में या फूल में कोई फंगस इत्यादि ना लगे, और लगभग 1 हफ्ते बाद ये फूल सूख जाएंगे। फूलों को सुखाने की एक और अत्यंत ही सरल विधि है हवा में सुखाना या एयर ड्राइंग। इस विधि के लिए हमें इस तरह का एक हैंगर चाहिए होता है, जिसमें हम बीच में रस्सी बांध देते हैं और फूलों को इस पे लटका देते हैं। इस विधि के लिए वही फूल उपयुक्त हैं जिनकी पत्तियां काफी सख्त होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आप विभिन्न तरह की घास भी सुखा सकते हैं। लगभग 10 या 15 दिन के अंदर ये इस तरह से गुच्छे में ये घास सूख जाती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एयर ड्राइंग विधि द्वारा हमने ये अलग अलग तरह की लेगुरस, ब्रीजा और ब्रोमस घास को सुखा दिया है, और इस तरह से आप इस घास को काफ़ी महीनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो इनको अलग अलग तरह से डाई या रंग भी प्रदान कर सकते हैं। फूलों को सुखाने की एक नवीनतम विधि का नाम है माइक्रोवेव ड्राइंग। इस विधि द्वारा फूलों का रंग बहुत ही सुरक्षित रहता है और बहुत ही कम समय में फूल सूख जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्पेशली डेसिकेंट की आवश्यकता होती है, जो कि केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर दबा के हम फूलों को सुखाते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये हमारे पास सिलिका जेल है, इसके अंदर हम अलग अलग तरह के फूलों को डाल रहे हैं।
इसके पश्चात हम माइक्रोवेव के इस बर्तन को, जिसमें कि हमने फूलों को दबाया है, माइक्रोवेव में 2 या 3 मिनट के लिए सुखाने के लिए डाल देते हैं। दो 3 मिनट के बाद जैसे ही माइक्रोवेव में ये इसका समय पूरा हो जाता है, हम इस ट्रे को या बर्तन को बाहर निकाल देते हैं। या तो इसे 24 घंटे या 48 घंटे या 70 घंटों के लिए हम रख देते हैं। इस चीज़ को सेटिंग टाइम कहते हैं। फूलों के रंगों में और अधिक विविधता लाने के लिए इसे कई तरह से रंगाई भी की जा सकती है। इसमें हम बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फैब्रिक डाइस है जो कि कपड़े रंगने वाले रंग है, फूड डाइस है खाने वाले हैं, बायो कलर्स है जो कई तरह के पौधों से निकलते हैं, जैसे कि अनार हो गया, बीट रूट हो गया, और इसके अलावा हल्दी, कॉफ़ी इत्यादि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे केमिकल्स भी ऐसे जो इंडिकेटर डाइस है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारा हम प्रोसेस अभी आपको दिखाएंगे। फूलों में रंग चढ़ाने के लिए आप जैसे कि ये देख ही रहे हैं, पहले पानी को हम उबालते हैं और उसमें फिर रंग डाल देते हैं। यह रंग 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर डाला जाता है। जैसे ही पानी उबलने लग जाता है, जो फूलों की डंडियां हैं या घास है आपको जिसमें भी रंग प्रदान करना है, उसे आप इसमें अच्छी तरह से डुबोते हैं। और जब आपको लगता है कि ये रंग भली भांति चढ़ गया है, तो ये फिर फूलों के पूरे गुच्छे को आप निकाल के बाहर छाया में ब्लॉटिंग शीट पे सुखा सकते हैं। जब आपका फूल बहुत अच्छी तरह से रंग हो गया हो, उसको आप निकाल के ब्लॉटिंग शीट पे डाल के इस तरह से सुखा सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ तरह तरह के रंग फूलों को जो हमने किए हैं, कई घास भी हैं इसमें, उनको किया है। तो ये 2-3 दिनों के लिए हम इसको यहाँ पर सुखा देंगे। फिर ओएसिस के टुकड़ों को आप किसी भी टोकरी में अच्छी तरह से नीचे भर देते हैं। ध्यान इस बात का रहे कि वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और ढीला ना रहे। रंग किए हुए फूलों को आप अपने हिसाब से, जिस तरह की भी आपने संरचना बनानी है या टोकरी बनानी है, उस तरह से आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने बहुत अलग अलग तरह के फूलों का इस्तेमाल किया है। बीच में जो ये पक्षी लगाया है, ये कोन है जो शंकु होता है पेड़ों पर, उससे एक पक्षी बनाया गया है। और ये पीछे अलग अलग तरह की हमारी जो घास हैं, बीच में कुछ फूल है, पेपर फ्लावर है, मोलुसेला है, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। और ये इस तरह की टोकरियाँ बिल्कुल अब बाजार में बेचने के लिए ये तैयार है। साल 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक परियोजना शुरू की गई है। इसके बारे में बता रहे हैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर YC गुप्ता। यह परियोजना भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अंतर्गत दी गई है। वर्ष 2012 में हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर भारती कश्यप, जो कि इसकी मुख्य वैज्ञानिक है, और उसके साथ और 2 सहायक वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं। इसमें हम ड्राई फ्लावर्स, फोलिएज और पेड़ पौधों के कुछ भी हिस्सों को हम उनमें वैल्यू एडिशन करते हैं, जिससे कि जैसे कोई शुष्क फूल बिना रंग वाला है उसमें रंग करते हैं, और जो भी रंग किए जा रहे हैं वो प्राकृतिक कलर हैं। और साथ साथ में उनको हम तरह तरह के डिज़ाइन दे के उनमें गुणवत्ता बढ़ा के उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो बेरोजगार युवक और युवतियां इस क्षेत्र में भी भाग लें। और इसके अंतर्गत इस परियोजना में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको यहाँ हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे कि वो उनकी जीवन यापका का यह साधन बने। और आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, पर यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है।
किसानों के लिए एक नकदी फसल हो सकती है। छाया पसंद है पौधा है और इसे पेड़ों के नीचे लगाया जाए या बगीचों में इंटरक्रॉपिंग लिए जाए तो ये बहुत अच्छी पैदावार दे सकता है। मगर ध्यान रखने की बात है कि इसका जो खेत है उसमें किसी तरह का पानी नहीं भरे। पानी का अगर भराव हो गया और जल निकास की व्यवस्था नहीं है, उस इलाके के अंदर इसकी उपज अच्छी नहीं हो सकती। और इसके लिए जो किस्में हैं उनमें मुख्य रूप से सुगंधा है, सुपर्णा है, प्रतिभा है, स्वर्णा है। तो ये किस्में हैं जो अपने अगर मिल जाती है, किसान अगर लगाए तो अच्छी पैदावार देगा। हल्दी के लिए जो बीज की मात्रा है वो करीबन 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से होती है। कंद की जो साइज है उस हिसाब से बीज की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। मगर जो प्रमुख ध्यान रखने का है वो आपको बीज उपचारित करना पड़ेगा, जिनमें कार्बेडिजम और मेनकाजेब का 0.2% का घोल बना करके, और इन दवाइयों को जो आपके कंद है उस दवाई के घोल के अंदर पूरा अच्छी तरह से डुबा करके और आधे घंटे तक उसको रहने दें। और आधे घंटे उपरांत उसको निकाल करके छाया में सुखाएं। और सुखाने के बाद में आप देखेंगे कि सूख जाए पूरा अच्छी तरह से कंद, और कंद की साइज भी स्वस्थ होना चाहिए, कोई सूखा हुआ नहीं हो या कोई बीमारी लगी हुई उस पर नजर आए तो उसको भी आप हटा दें। और कंद के बाद में इसको ट्राइकोडर्मा का जो घोल बनाते हैं 2 ग्राम पर केजी के जो लेकर के, और उस घोल के अंदर इसको भिगो दें और आधे घंटे उपरांत उसको वापस इसको छाया में फैला दें और रात भर इसको पड़ा रहने दें, जिससे कि इसमें जो कंद की जो लगती है तना सड़न जो रोग होगा वो नहीं होगा और किसानों को बहुत अच्छी उपज मिल जाएगी। इसके लिए आपको डोले बनाने पड़ेंगे। करीबन 1.5 फुट के ऊपर जो डोला बनता है वो बनाकर अगर 1-1 फुट के ऊपर इनको कंद को लगा दें। बरसात तो लेट हो रही है तो आप इसको सिंचाई 8 से 10 दिन पर एक बार इसको सिंचाई कर दें तो पौधा है अच्छा चलेगा और किसानों को अच्छी फसल लेना दे सकता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शिमला मिर्च की फसल में रोग नियंत्रण उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@theratefetv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।